कौशल्या एक गरीब औरत थी। वो दर्जी का काम करके अपना गुजारा किया करती थी। कौशल्या की 5 बेटियां थी, मीना, गीता, कंचल, आरती और लक्ष्मी। कौशल्या अपनी 5 बेटी के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। कौशल्या के पति की किसी हादसे में मृत्यु हो गई थी। पति के जाने के बाद कौशल्या के ऊपर उसकी 5 बेटी की जिम्मेदारियां थी। कौशल्या 5 बेटी के परवरिश के लिए रात दिन मेहनत करके कपड़े सिला करती थी। रात के 2 बजे कौशल्या अपने घर में सिलाई कर रही थी और वो सोचती है, कल बाजार से अपनी 5 बेटियों के लिए कपड़े खरीद कर लाऊंगी। उनके सारे कपड़े फट गए हैं। कौशल्या ऐसा सोचकर पूरी रात सिलाई करती है। फिर अगले दिन वो सिले हुए कपड़े कस्टमर के घर देकर आती है और उनसे पैसे लेकर अपनी 5 बेटियों के लिए सूट सिलने के लिए कपड़े लेकर आती है और खुद ही अपने हाथों से सिलकर अपनी 5 बेटियों के लिए सूट तैयार करती है और अपनी बेटी को देते हुए कहती है, तुम 5 के पास कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे कमाए थे जिससे मैं तुम 5 के लिए सूट सिल सकूं। कौशल्या की 5 बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को गले से लगा लेते हैं। कौशल्या की बड़ी बेटी मीना कहती है, माँ, आप हम 5 बहनों की खुशी के लिए कितना कुछ करती हैं। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हम 5 बहनों का क्या होता। पिताजी की मृत्यु के बाद आपने अकेले ही हम 5 बहनों को संभाला है। माँ, ऊपर बैठे हुए पिताजी आपकी ये मेहनत देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। आपको पता है, आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। माँ, आपको हम 5 बहनों के लिए नए कपड़े लाने की क्या जरूरत थी? आपने जो इन कपड़ों में पैसे खर्च किए, उन पैसों से घर के राशन आ जाते। बेटी, मैं जितना कमाती हूँ वो सारे पैसे घर में ही तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं और पैसे कमाकर घर के सारे सामान ला दूंगी। तुम 5 बहन जाकर जल्दी से सूट पहनकर तैयार हो जाओ। पंडित जी तुम 5 बहनों के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। कौशल्या के कहने पर मीना, गीता, कंचन, लक्ष्मी, आरती 5 बहनें तैयार होने के लिए चली जाती हैं। इसके बाद पंडित जी सुरेश नाम के आदमी को कौशल्या के घर लेकर आते हैं। आइए भाई साहब, यही रहती है वो गरीब औरत जिसकी 5 बेटियां हैं और वो कपड़े सिलकर अपनी 5 बेटियों की जरूरत को पूरा करती है। बहुत ही मेहनती औरत है और उनकी 5 बेटियां बहुत सुंदर और संस्कारी भी हैं। आप उनकी बेटियों को देखोगे तो आप अपने 5 बेटों के लिए पसंद कर लोगे। ऐसा बोलकर पंडित सुरेश को घर के अंदर ले आता है। अंदर जाकर सुरेश कौशल्या से मिलता है और उनकी गरीबी को देखकर सुरेश कौशल्या से कहता है, अरे बहन जी, बिल्कुल पंडित जी ने जैसा बताया था आपकी 5 बेटियां बिल्कुल वैसी ही सुंदर और संस्कारी हैं। मुझे अपने 5 बेटों के लिए ऐसी ही सुंदर और संस्कारी लड़कियां चाहिए थी। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और हाँ, आपको दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप खुशी खुशी अपनी 5 बेटियों को शादी के जोड़े में विदा कर दीजिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर कौशल्या बहुत खुश होती है और सुरेश के सामने हाथ जोड़कर खुशी से रोने लगती है और वो कहती है, भाई साहब, आप तो बहुत नेक दिल के इंसान हो। आपने तो मेरी 5 बेटियों को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करके आपने मेरी परेशानियां ही दूर कर दी। आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। मैं जल्द से जल्द अपनी 5 बेटियों को आपके घर में बहू के रूप में भेजना चाहती हूँ ताकि उसकी सारी परेशानियां जल्द खत्म हो जाएं और मेरी 5 बेटियां खुश रहें। रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। दोनों परिवारों के बीच धीरे धीरे रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन कौशल्या दिन रात सोचती रहती है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने 5 बेटियों के लिए शादी का जोड़ा खरीद सके। वो दिन रात कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमाती है और उन पैसों को लेकर अपनी बेटियों के लिए शादी का जोड़ा खरीदने जाती है। कौशल्या लहंगे की दुकान में जाती है और अपनी 5 बेटियों के लिए लहंगा पसंद करती है और दुकानदार से लहंगे की कीमत पूछती है। अरे, ये तो बहुत सुंदर लहंगा है, इन्हें पहनकर मेरी 5 बेटियां बहुत सुंदर लगेंगी। अरे भैया जी, कितने के हैं ये 5 लहंगे? कौशल्या के पूछने पर दुकानदार उससे कहता है, अरे बहन जी, जो लहंगा आपने पसंद किया है वो कोई मामूली लहंगा नहीं है। ये 5 लहंगे बहुत महंगे हैं और दुल्हन के सबसे फेमस डिजाइन का लहंगा है। इस लहंगे की कीमत आपको 15,000 रूपए पड़ेगी, यानी कि आपको 5 लहंगे की 75,000 रूपए। इतने पैसों की बात सुनकर कौशल्या की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो दुकानदार से कहती है, अरे भैया जी, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? इतने महंगे लहंगे हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे?
तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम इतने महंगे लहंगे खरीद सको। तुम जिधर से आई हो उधर ही चली जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और हाँ, अगली बार अपनी औकात देखकर किसी दुकान में घुसना। दुकान वाले के इस तरह कहने पर कौशल्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और शर्मिंदा होकर घर आ जाती है। रात में सिलाई करते हुए कौशल्या रोने लगती है और अपने आप से ही कहती है, हे भगवान, 2 दिनों बाद मेरी बेटियों की शादी है और उनके पहनने के लिए मेरे पास लहंगे भी नहीं हैं। मैं कितनी गरीब और अभागिन माँ हूँ। मैं क्या करूँ, क्या पहनूंगी मेरी बेटियाँ अपनी शादी में। कौशल्या रोते हुए सिलाई कर रही होती है। तभी सिलाई करते हुए उसे एक ख्याल आता है, इतने महंगे लहंगे मैं खरीद नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं खुद ही एक दर्जी हूँ, तो फिर मुझे लहंगे खरीदने की क्या जरूरत है। मैं अपनी 5 बेटियों के लिए खुद ही लहंगा सिलूंगी। कौशल्या के पास जो भी पैसे थे उनसे वो कपड़ा खरीदकर और कुछ सामान खरीद कर ले आती है। उसके बाद वो अपनी 5 बेटियों के लिए सिलाई मशीन पर बैठकर लहंगा सिलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो बहुत सुंदर लहंगे तैयार कर देती है, जिसे देखकर 5 बेटियां कहती है, अरे माँ, ये कितना सुंदर लहंगा है। माँ, इतना सुंदर लहंगा कहाँ से खरीद कर लेकर आई हो? ये तो बहुत महंगे होंगे ना। अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बेटियों, मैं इस लहंगे को किसी दुकान से खरीद कर नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि मैंने इन 5 लहंगों को सिलकर खुद से तैयार किया है अपनी 5 प्यारी बेटियों के लिए। कौशल्या के मुंह से ये बातें सुनकर उसकी 5 बेटियां हैरान हो जाती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, अरे माँ, आप इतना सुंदर लहंगा बना सकती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर आप इतना सुंदर लहंगा बना सकती हो तो आप इन्हें अच्छी कीमत पर भी बेच सकती हो। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा दीदी ने। आप क्यों ना लहंगे सिलकर बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ माँ, आप अपने लहंगे का कीमत इतना रखना कि कोई गरीब इंसान अपनी बेटी के लिए लहंगा खरीद सके। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है। फिलहाल मुझे तुम 5 बहनों की शादी की तैयारियाँ करनी है। ऐसा बोलकर कौशल्या अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाती है और 2 दिन बाद सुरेश अपने 5 बेटों के साथ बारात लेकर कौशल्या के घर पर आता है। इधर कौशल्या अपने 5 बेटियों को अपने सिले हुए लहंगे पहनाकर मंडप पर बैठा देती है। देखते ही देखते कौशल्या की 5 बेटियों की शादी सुरेश के 5 बेटों से हो जाती है। उसके बाद कौशल्या अपने 5 बेटियों को खुशी खुशी अपने ससुराल विदा कर देती है। उसके बाद कौशल्या सिलाई मशीन पर लहंगे सिलना शुरू कर देती है और उन्हें बाजार में बेचती है। वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है और वो सोचती है, खुद के डिजाइन किए हुए लहंगे अच्छी कीमत में बिक रहे हैं। इतना पैसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमाया होगा। कौशल्या खुशी खुशी अपने लहंगे बेचकर अपने घर लौट आती है और धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और वो अपनी बेटियों के लिए भी बहुत कुछ करती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। गरीब बहन का रक्षाबंधन। ये कहानी उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव में रहने वाली विद्या की है। विद्या अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो छोटी थी तभी उसके पिता गुजर गए थे। विद्या अपने गाँव की सबसे होशियार लड़की थी। हमेशा पढ़ाई में आगे रहती थी, खेल कूद में आगे रहती थी और घर के सभी काम को बहुत समझदारी के साथ पूरा करती थी। यहाँ तक कि वो गांव वालों की मदद करने में भी कभी पीछे नहीं हटती थी। एक दिन, माँ कहाँ हो? मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है। आपने अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? अगर नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, रहने दो, मैं घर आकर खाना खा लूंगी। अरे मेरी बिटिया रानी, मैंने तेरा टिफिन तेरे बस्ते में डाल दिया है। अच्छा जी, देखूं तो जरा क्या बनाया है आपने आज। ऐसा कहकर विद्या अपने बैग से अपना टिफिन निकालती है और उसे खोल कर देखती है। अरे वाह माँ, आज आपने मुझे रात की रोटी के साथ चटनी दी है, वो भी मेरी फेवरेट वाली चटनी। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। ठीक है माँ, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय बाय। ऐसा कहकर विद्या स्कूल चली जाती है। पूरे गांव में विद्या का परिवार सबसे गरीब था, लेकिन पहले वो लोग गरीब नहीं थे। जब विद्या के पिता जिंदा थे तब उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद विद्या के भाई राकेश ने सारी जमीन जायदाद बेच दी और उन पैसों से अपना करियर बनाने विदेश चला गया। तब से जैसे तैसे विद्या की माँ लोगों के घर में साफ सफाई का काम करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाती थी और विद्या घर में रहकर लोगों के छोटे मोटे कपड़े सिला करती थी।
जिससे कि उनके घर का किराया निकल जाता था। एक दिन गांव के ठेकेदार की पत्नी विद्या के घर के बाहर आकर बोली, विद्या, ओ विद्या बेटा, कहाँ हो? जरा बाहर तो आना। अरे काकी, आप मुझे ही बुला लिया होता, क्या काम है बताइए। बेटी, मेरी ये रेशम की साड़ी है, तुझे इस साड़ी का ब्लाउज सिलना है। और हाँ, ब्लाउज बहुत सुंदर सिलियो। ये ले रेशम का धागा, इस धागे से ही मेरा ब्लाउज सिलना। बहुत महंगी साड़ी है। ये कह रहे थे कि पूरे 6,000 रुपए की साड़ी लाई हैं, इसलिए ध्यान रहे कि साड़ी को कोई नुकसान ना पहुँचे। आप चिंता मत कीजिए काकी, मैं इतना अच्छा ब्लाउज सिलूंगी कि आपकी 6,000 की साड़ी 10,000 की लगेगी। ठेकेदार की पत्नी अपनी साड़ी और रेशम का धागा देकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद विद्या के घर एक डाकिया चिट्ठी लेकर आता है। विद्या डाकिया से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगती है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अचानक विद्या मुस्कुराने लगती है और जोर जोर से झूमने लगती है और दौड़कर अंदर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ओ माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। इस बार रक्षाबंधन पर भैया घर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए एक तोहफा लेकर आ रहे हैं। ये सब उन्होंने खत में लिखा है और भैया ने आपसे अपनी गलतियों की माफी भी मांगी है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। रुको माँ, मैं ये खबर पूरे गांव वालों को देकर आती हूँ। भाई का पत्र मिलने पर विद्या बहुत खुश थी। वो चिट्ठी लेकर पूरे गांव में शोर मचाने लगी। दादी माँ, आपको पता है रक्षाबंधन पर मेरा भाई आ रहा है, मेरा अपना राकेश भाई। ओ चचा, इस रक्षाबंधन में मैं अपने सगे भाई को ही राखी बांधूंगी। इस तरह विद्या हल्ला करते हुए पूरे गांव में घूमने लगती है। लेकिन तभी उसे अचानक से याद आता है कि उसके पास तो राखी खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। बेचारी उदास हो जाती है और मुंह लटकाकर वापस घर आ जाती है। क्या हुआ बिटिया, तुम्हारा भाई आ रहा है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? किसी ने मेरी लाडली को कुछ कहा क्या? माँ, हमारे पास भैया के लिए राखी खरीदने के लिए तो पैसे ही नहीं है। अब हम रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाएंगे? आइडिया, मैं राखी अपने हाथों से बनाऊंगी। लेकिन राखी बनाने के लिए रेशम के धागे कहाँ से आएंगे? रेशम के धागे तो बहुत महंगे मिलते हैं। तभी विद्या की नजर ठकुराइन की पत्नी द्वारा दिए गए रेशम के धागे पर जाती है। विद्या थोड़ा मुस्कुराती है और उस धागे को लेकर राखी बनाने बैठ जाती है। पूरे 2 घंटे की मेहनत के बाद विद्या अपने भाई के लिए बहुत सुंदर राखी बना देती है। ये सब देखकर उसकी माँ की आंखें नम हो जाती हैं और वो उसके पास जाती है। देखो माँ, मैंने घर में ही भैया के लिए कितनी सुंदर राखी बनाकर तैयार कर दी है। अरे वाह बिटिया, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तुमने तो इस धागे से बहुत सुंदर राखी बनाई है। 2 दिन बाद रक्षाबंधन आ जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन राकेश की फ्लाइट लैंड करती है। राकेश अपनी माँ और बहन के लिए जो तोहफा लाने वाला था, वो तोहफा उसकी पत्नी थी। राकेश ने बिना किसी को बताए प्रिया नाम की लड़की से शादी कर ली थी। एयरपोर्ट पर प्रिया राकेश से कहती है, राकेश, एक बार और सोच लो, अभी भी टाइम है, हम वापस अपने घर जा सकते हैं। सीरियसली, तुम एक राखी के लिए इतनी दूर आए हो? आई कांट बिलीव दिस। इट्स ओके प्रिया, हम यहाँ पर सिर्फ छुट्टियाँ मनाने आए हैं। कोई बहाना नहीं था, इसलिए राखी का लेटर लिखना पड़ा। अगर कहीं और जाते तो ज्यादा पैसे लग जाते। राकेश और प्रिया एयरपोर्ट से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रक्षाबंधन का दिन था, इसलिए विद्या समय पर नहाकर सारी तैयारियां कर लेती है। कहीं आखिरी वक्त पर वो कुछ भूल ना जाए, क्योंकि उसका भाई इतने सालों बाद राखी पर घर जो आ रहा था। माँ, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? भैया किसी भी वक्त आते ही होंगे। मैं अभी नहाकर कपड़े बदल लेती हूँ। थोड़ी देर बाद रसोई में जाकर कढ़ाई वाला गैस बंद कर देना। आधे घंटे बाद राकेश और प्रिया की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। गाड़ी की आवाज सुनकर विद्या और उसकी माँ घर के बाहर आ जाते हैं। राकेश की बहन विद्या और उसकी माँ की हालत देखकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, ओह गॉड, इस घर में मैं तो एक रात भी नहीं रह सकती। विद्या और माँ के फटे पुराने कपड़े देखकर प्रिया को उनसे चिढ़ हो जाती है और वो उनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझती है। विद्या भागकर राकेश के गले लग जाती है। राकेश भी उसे प्यार देकर अपनी माँ के पैर छूता है।
तभी विद्या प्रिया से मिलने उसके करीब जाती है। ओह प्लीज मेरे पास मत आना, तुम्हारे छूने से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। विद्या को प्रिया की ये बात बहुत बुरी लगती है। तभी राकेश कहता है, माँ ये प्रिया है। आप दोनों के लिए मैं जो तोहफा लाने वाला था वो यही है। 6 महीने पहले हम दोनों ने शादी कर ली थी। राकेश की ये बात सुनकर विद्या की माँ का दिल टूट जाता है कि उनके बेटे ने शादी कर ली और उन्हें बताना जरूरी भी नहीं समझा। राकेश की माँ कुछ बोलती इससे पहले ही राकेश बोलता है, अब आप अपना मेलोड्रामा शुरू मत करना प्लीज माँ। राकेश की माँ सब कुछ भूलकर प्रिया के सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद देती है। तभी राकेश कहता है, माँ ये बताओ तुमने खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है। सबसे पहले खाना निकाल दो। हाँ बेटा, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना निकाल देती हूँ। राकेश की माँ सबके लिए थाली में खाना परोसकर जमीन पर रख देती है। थोड़ी देर बाद राकेश और प्रिया हाथ मुंह धोकर आते हैं। राकेश खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन प्रिया मुंह बनाते हुए कहती है, ओह गॉड, मैं इसे जमीन पर बैठकर इतना गंदा खाना नहीं खा सकती। मैं अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। प्रिया के ऐसे बोल सुनकर सब प्रिया को देखने लगते हैं। तभी विद्या कहती है, देखो भाभी, आपको हमें जो कहना है कहो, लेकिन खाने को कुछ मत कहो, क्योंकि अन्न की कीमत हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। कुछ देर बाद खाना पीना खत्म हो जाता है। विद्या एक थाली में राखी और मिठाई लेकर अपने भाई के पास आती है। अपनी बहन को आता देख राकेश अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। बचपन में विद्या उसको हमेशा उसकी पसंदीदा लाल कलर की राखी बांधती थी। ये क्या विद्या, बचपन में तो तुम मुझे हमेशा मेरी फेवरेट रेड कलर की राखी बांधती थी। आज इतने सालों बाद मैं तुमसे राखी बंधवाने आया हूँ और तुमने मेरे पसंद की राखी ना खरीद कर ये राखी क्यों खरीदी? भैया, आपके लिए राखी मैंने अपने हाथों से बनाई है। इन सभी बातों में प्रिया को फिर से बोलने का मौका मिल गया। वो बोली, तुम लोगों की तो राखी खरीदने की भी हैसियत नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने अपने भाई को गोल्ड की राखी भेजी है जिसके ऊपर एक डायमंड लगा हुआ था। ओहो, तुमने कभी डायमंड देखा भी नहीं होगा। राकेश चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसने प्रिया से कुछ नहीं बोला। माँ को प्रिया की इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो कुछ कहती इससे पहले ही विद्या ने कहा, भाभी, भले ही आपकी राखी सोने की और डायमंड की थी, लेकिन फिर भी आपके किस्मत में अपने भाई को अपने हाथों से राखी बांधना नहीं लिखा था। इससे अच्छी तो बिना पैसों की हाथ से बनी इस गरीब बहन की राखी है, जिसका नसीब उस सोने की राखी से कई गुना अच्छा है, क्योंकि इसे एक बहन ने अपने हाथों से अपने भाई के कलाई पर बांधी है। और हाँ प्रिया, तुम जिस पैसों का रोब हमें दिखा रही हो, एक बात याद रखो, ये सारा पैसा मेरे पति का है। अगर राकेश हमसे छल करके सालों पहले सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे नहीं ले गया होता, तो आज हम इस गांव के सबसे अमीर लोग होते। उन्हीं पैसों की वजह से आज तुम दोनों अपने जीवन में सुख भोग रहे हो। मैं लोगों के घरों का काम करके अपने घर के लिए रोटी कमाती हूँ। आज मेरी और विद्या की जो हालत है, उसका जिम्मेदार राकेश ही है। तुम दोनों को तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हमने तुम्हें खुशी खुशी अपना लिया। माँ की ये सारी बातें सुनकर राकेश अपने किए पर शर्मिंदा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिया को भी अपने बोले शब्दों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। राकेश अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है और अपनी माँ से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो माँ, आप लोगों की हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आपके और विद्या के साथ मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो माँ। मुझे भी माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने भी आप लोगों को बहुत कुछ गलत बोल दिया। अब से मैं और राकेश यहीं पर रहेंगे और हमारा सब कुछ आपका होगा। माँ, भैया और भाभी को माफ कर दीजिए ना। विद्या की माँ दोनों पति पत्नी को माफ कर देती है। उसके बाद पूरा परिवार रक्षाबंधन का त्योहार बहुत खुशी से मनाता है। तब से राकेश और प्रिया वहीं रहने लगते हैं। इस तरह पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है और सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अंजलि अपनी माँ अनीता के साथ रहती थी। अंजलि बहुत साधारण लड़की थी। वो ना ही ज्यादा किसी से बातें करती और ना ही ज्यादा किसी से घुला मिला करती थी। अंजलि के पिताजी की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। अंजलि की माँ अनीता सड़क के किनारे सब्जी की रेड़ी लगाया करती थी। एक दिन अंजलि अपनी माँ से कहती है,
माँ, नाश्ता तैयार है, आप पहले नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद सब्जी बेचने जाना। ठीक है बेटी, मेरी बेटी मेरा कितना सेवा करती है। हे भगवान, ऐसी बेटी सबको देना। नाश्ता करने के बाद अनीता सब्जी का ठेला लेकर सड़क के किनारे चली जाती है। आलू ले लो, पालक ले लो, खीरा ले लो, ताजी ताजी हरी सब्जियां ले लो। अनीता की सब्जियां बिक जाया करती थी, पर बची हुई सब्जी 2-4 दिनों में खराब हो जाती थी। सब्जी बेचकर अनीता को कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन अनीता अपने पति को याद करके कहती है, अंजलि के पापा, अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है। मुझे अब उसकी शादी भी करनी है, और मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कोई नौकरी कर सकूं। मैं आज ही गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ काम मांगती हूँ। ये बोलकर अनीता अपनी सब्जियों का ठेला लेकर अपने घर चली जाती है। अपनी माँ को जल्दी घर आता देख अंजलि बोलती है, माँ, आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गई। हाँ, सभी ताजी सब्जियाँ बिक गई हैं और ये बासी सब्जियाँ बच गई हैं। इसे कोई भी नहीं खरीदता, इसलिए मैं घर वापस आ गई। लेकिन माँ, आज आप इतना उदास क्यों है? क्या हुआ माँ? बिटिया, तू तो जानती ही है, मैं हर रोज 15 किलो सब्जियाँ लेकर आती हूँ, जिसमें से 6-7 किलो ही सब्जी बिकती है। बाकी की सब्जियाँ ना बिकने से खराब हो जाती हैं। बिटिया, जितना मैं सब्जियाँ बेचती हूँ उसमें से कोई भी बचत नहीं हो पाता है। बेटी, मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई और काम देख लूँ, इसलिए मैं आज जमींदार के घर काम ढूंढने जा रही हूँ। ठीक है माँ। उसके बाद अनीता जमींदार के घर जाती है और जमींदार से बोलती है, जमींदार जी, मैं आपके गांव में रहती हूँ और मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वही हो ना जो ठेले पर सड़क के किनारे सब्जियाँ बेचती हो और नदी के उस पार मिट्टी वाले घर में रहती हो। हाँ हाँ जमींदार जी, आपने मुझे सही पहचाना। मुझे अपने गांव के सभी लोगों की खबर रहती है, कौन क्या कर रहा है। अब तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? जमींदार जी, सब्जियाँ बेचकर मेरी कोई भी बचत नहीं हो पा रही है और मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, इसलिए मैं आपके पास काम के लिए आई हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो कृपया करके मुझे उस काम पर रख लीजिए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो कल से आ जाना। तुम मेरे घर पर नौकरों के साथ कर लेना, मैं तुम्हें महीने के 5,000 रुपए दे दिया करूँगा। ठीक है जमींदार साहब, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर अनीता अपने घर आ जाती है और अपनी सारी कहानी अंजलि से कहती है, बिटिया, जमींदार ने मुझे काम पर रख लिया है। कल से मैं जमींदार के घर पर काम पर जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह सब्जियाँ बेचने चली जाऊँ और सब्जियाँ बेचने के बाद जमींदार के घर जाकर काम भी कर लूँ। लेकिन माँ, आप इतना सारा काम कैसे कर पाओगी? आपकी अब उम्र भी हो गई है। आप इतना सारा काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। आप सब्जियाँ बेचने जाना और जमींदार के घर काम पर मैं चली जाऊंगी। लेकिन बिटिया, तुम ये सब कैसे कर पाओगी? लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ, मैंने कहा ना कि आप ज्यादा काम नहीं करोगी तो बस नहीं करोगी। अंजलि की जिद के आगे अनीता उसे रोक नहीं पाती है। अगले दिन अंजलि घर का सारा काम करके जमींदार के घर काम करने चली जाती है। अंजलि मन लगाकर जमींदार के घर काम कर रही होती है कि तभी जमींदार वहाँ पर आता है और अंजलि से कहता है, अरे लड़की, तुम अनीता की बेटी हो ना? जी हाँ, वो मेरी माँ है। लेकिन तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि वो काम पर आएगी। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो काम से मतलब है, चाहे तुम करो या तुम्हारी माँ करे। जमींदार जी, मेरी माँ की अब उम्र हो गई है, अब उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी जगह मैं ही काम पर आऊंगी। ठीक है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अंजलि को जमींदार की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो कामों में लगी रहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि जमींदार के घर काम करती और जमींदार पूरे दिन उस पर नजर रखता था। अंजलि जमींदार की हरकतों से परेशान हो गई थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती थी। वो चुपचाप उसके घर काम करती और शाम होते ही अपने घर चली जाती। एक दिन अंजलि जमींदार के घर खाना बना रही थी, तभी जमींदार वहाँ पर आता है और अंजलि से कहता है, अंजलि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए जमींदार साहब। अंजलि, देख, मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है
अब उससे ज्यादा काम नहीं हो पाता है। मैं उसकी सारी परेशानियां समझता हूँ। तेरी माँ चाहती है कि तेरी शादी अच्छे घर में हो जाए, लेकिन अंजलि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मानता हूँ कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जमींदार साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके बेटे की उम्र की हूँ। आपको ऐसी बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? देख, फालतू का भाषण मत दे। क्या सही और क्या गलत मैं भी समझता हूँ। अगर तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आती तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे काम से क्या निकालेंगे? मैं ये काम खुद ही छोड़कर जा रही हूँ। मुझे नहीं करना यहाँ पर काम। अंजलि जमींदार को बातें सुनाकर अपने घर जाने लगती है और वो चलते चलते सोचती है, अगर ये बात मैंने माँ को बताई तो माँ पर क्या बीतेगी। मुझे ये सारी बातें माँ से छुपानी होगी, परंतु माँ मुझसे पूछेगी तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। अंजलि ये सब सोच रही होती है और सोचते सोचते घर जाने की जगह एक जंगल चली जाती है। अंजलि अपने घर से ज्यादा नहीं निकलती थी, इसलिए वो घर का रास्ता भटक जाती है और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर जाऊँ तो किधर जाऊँ? मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं घर वापस कैसे जाऊँ? मेरी मदद कीजिए भगवान जी। अंजलि बहुत उदास हो जाती है और वो जंगल में एक पत्थर पर बैठकर रोने लगती है। तभी अंजलि के पास एक परी आती है और वो परी अंजलि से कहती है, क्या हुआ बिटिया, तुम यहाँ बैठे बैठे रो क्यों रही हो? अंजलि परी को देखकर हैरान हो जाती है और परी से कहती है, परी जी, मैं अपने घर का रास्ता भटक गई हूँ। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? बेटी, तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूंगी। परी जी, मैं किस बात से परेशान हूँ? मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है? अंजलि, मैं सब जानती हूँ कि तुम किस बात से परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। लेकिन परी जी, आप मेरी कैसी मदद कर सकती हैं? अंजलि, मैं तुम्हें ये गाउन और काजल देती हूँ, जिसकी मदद से तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। तुम्हें अपनी इच्छा इस गाउन और काजल से कहना होगा। इसके बाद परी वहाँ पर एक गाउन और काजल प्रकट कर देती है। अंजलि जैसी ही वो गाउन और काजल लेती है तो परी वहाँ से गायब हो जाती है। अंजलि उस गाउन और काजल से कहती है, हे जादुई गाउन और काजल, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दीजिए। अंजलि के इतना कहते ही वो गाउन और काजल के साथ अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचकर अंजलि देखती है कि उसकी माँ सब्जी बेचकर अभी घर वापस नहीं आई है और अंजलि अपने मन में सोचती है, माँ के घर आने से पहले हमें सब कुछ ठीक करना होगा। जादुई गाउन और काजल, मेरे इस घर को सुंदर और बड़ा बना दो। अंजलि के इतना कहते ही गाउन और काजल अपने जादू से उसके घर को एक महल में बदल देते हैं। अंजलि ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद अंजलि वो गाउन पहन लेती है और काजल अपनी आँखों पर लगा लेती है, जिसके बाद अंजलि और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर अंजलि बहुत खुश होती है और अपनी माँ के घर आने का इंतजार करती है। अनीता जब सब्जियाँ बेचकर अपने घर वापस आती है तो वो अपना घर इतना बड़ा देखकर हैरान हो जाती है और वो बोलती है, हे भगवान, मैं ये किस जगह पर आ गई हूँ? पहले तो यहाँ पर मेरी एक मिट्टी का घर हुआ करता था। लगता है मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ। अपनी माँ को हैरान देखकर अंजलि अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, ये हमारा ही घर है। आइए माँ, अंदर आइए। अंजलि अपनी माँ को लेकर घर के अंदर जाती है और सारी कहानी अपनी माँ को बताती है। माँ, अब आपको सब्जियाँ बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो गई है। ये जादुई गाउन और काजल हमारी हर तरह से मदद करेंगे। अंजलि की सारी बातें सुनकर अनीता बहुत खुश हो जाती है कि अब वो अपनी बेटी को हमेशा खुश देखेगी। कुछ ही दिनों बाद अनीता अंजलि के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी बहुत धूमधाम से शादी कर देती है और अंजलि अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।